हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ये जो हम यहाँ पर टर्म्स पढ़ने वाले हैं, ये हमारे पूरी जो हमारा कोर्स है, जो हमारी बुक है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, उस पूरी बुक में ये टर्म्स यूज होने वाले हैं। इसलिए इन्हें हमें ध्यान से समझना है कि किस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या होता है। ओके, बहुत ही इजी से टर्म्स हैं और कुछ कुछ टर्म्स ऐसे भी होंगे जिनका मतलब मुझे आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ वो टर्म को पढ़कर, वो टर्म को देखकर आप बता दोगे कि इसका मतलब ये होता है, लेकिन फिर भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं एक एक टर्म आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट वन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना चाहिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स नहीं होना चाहिए। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये क्या है स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने आपके 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है। क्या क्या थी वो थी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीनों का मतलब होता क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, सारे जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर किसका कंट्रोल हो? गवर्नमेंट का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनके अंडर होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारे जो डिसीजंस हैं वो प्राइवेट सेक्टर लेते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? सो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें सोशलिस्ट भी हो और कैपिटलिस्ट भी हो। कहीं कहीं पर हमारी गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है और कुछ कुछ जगहों पर हमारे प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तीन काइंड्स ऑफ हमारी इकोनॉमी हो गई। सो यहाँ पर आई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसके अंडर कंट्रोल है? प्राइवेट सेक्टर के अंडर में है। यहां पर कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है। ओके, एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच means of production and distribution are owned and controlled mostly by the private individuals। ठीक है, और यहां पर जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है ऑपरेट होने का, वो प्रॉफिट होता है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनके वेलफेयर के बारे में हम कुछ अच्छा करें। मतलब ऐसा गवर्नमेंट सोचती है कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा करे ताकि जो सारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर में हो कोई भी एक डिसीजन। लेकिन जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात आती है तो जो हमारे बिजनेसेस होते हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं, उनका मेन मोटिव हो जाता है प्रॉफिट। वो बिल्कुल सोशल वेलफेयर के लिए जितने भी उनकी डिफरेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं वो बिल्कुल उसे कंप्लीट करते हैं, लेकिन मेन मोटिव क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ओके, thus what is produced and the quantities thereof are determined by consumer demand and competition। प्रॉफिट कैसे होगा किसी भी एक बिजनेस को? अगर कोई एक प्रोडक्शन यूनिट में है तो वो प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है? वो गुड सेल करके या वो गुड प्रोड्यूस करके जो कि एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा हो, राइट? और जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके, तभी सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है कोई भी एक बिजनेस। तो जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें क्या प्रोड्यूस होना है, कितना प्रोड्यूस होना है, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है? ये डिसीजन लिया जाता है कंज्यूमर की डिमांड और कंपटीशन को देखकर। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर्स ओन करते हैं। ठीक, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म पर, लेबर। लेबर क्या होता है? ये तो आप लोगों को पता होगा ना, लेबर क्या होता है? वो एक पर्सन जो कि काम कर रहा है,
राइट। अब यूजुअली क्या होता है, हम लोग इस चीज को मिस इंटरप्रेट करते हैं या मिस अंडरस्टूड करते हैं इसे, कि जो लेबर है वो फिजिकल काम ही कर रहा है। इट मीन्स वो जो एकदम भारी भारी काम होते हैं कि भाई बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो जो मटेरियल्स हैं उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाने वाला, या एकदम जो फिजिकल वर्क करता है, जो हार्ड वर्क करता है, वही लेबर होता है। क्या ये सही है? ये सही है, लेकिन आधा सच है ये। लेबर वो भी है जो कि मेंटल वर्क कर रहा है। लेबर वो हर वो इंसान है जो कि कुछ फिजिकल या फिर मेंटल वर्क कर रहा है, उसे हम लेबर बोलते हैं। ठीक है, जो लेबर होते हैं वो हमें हेल्प करेंगे प्रोडक्शन में। क्या आपका प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगा बिना लेबर के? अगर कोई मशीनरीज भी है तो उन्हें ऑपरेट करने के लिए भी तो लेबर चाहिएंगे, राइट। अगर कोई एक इंडस्ट्री है तो उसमें मेंटल वर्क करने वाला भी तो कोई लेबर चाहिएगा कि किस पर्टिकुलर वे में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, कैसी हमारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ताकि आपका जो बिजनेस है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, है ना। अब जैसे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए, काम कौन कर रहा है, मतलब जो सबसे ज्यादा काम है वो हमारी मशीनरीज कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ मशीनरीज से काम हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पे किसी ना किसी एक ह्यूमन फैक्टर को भी काम करना पड़ेगा, तब जाके वो वर्क पूरा हो पाएगा, राइट। तो लेबर के बिना कोई भी इंडस्ट्री वर्क नहीं कर सकती है। ओके, सो लेबर इज द अमाउंट ऑफ फिजिकल, mental and social effort used to produce goods and services in an economy। ठीक है, यहाँ पर हम मेंटल, फिजिकल और सोशल वर्क कोई भी पर्सन जो कि कर रहा है किस चीज के लिए, ताकि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके, तो वो हो जाएगा हमारे लिए लेबर। ओके, it supplies the expertise, manpower and services needed to turn raw materials into finished products and services। देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक मुझे क्वेश्चन ध्यान आया। ठीक है, मैं पहले वो डिस्कस कर लेती हूँ। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या होता है? हम बात कर रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, लेकिन प्रोडक्शन होता क्या है? आई होप कि आप सभी को पता होगा प्रोडक्शन क्या होता है। जिसे पता है उसके लिए रिवीजन, जिसे नहीं पता है वो अभी पता कर लो। इस पॉइंट पर आपकी 12th स्टैंडर्ड में अगर आप लोगों को नहीं पता प्रोडक्शन क्या होता है तो ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें क्या होती है। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इतना, ये बहुत ही बेसिक से टर्म्स है, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन वो एक्टिविटी होती है जिसमें रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब देखो, अगर किसी भी एक कंज्यूमर की कुछ भी डिमांड है तो क्या उसे हम कोई भी रॉ मटेरियल दे देंगे कि भाई ये लो, इस पर्टिकुलर चीज से ना ये बनता है तो आप खुद बना लेना। शूज की डिमांड की गई, ठीक है, एग्जाम्पल लेते, शूज की डिमांड की गई, लेदर के शूज की, तो मैंने डिमांड की है शूज की, तो क्या मुझे एक कोई भी जो इंडस्ट्री होगी वो मुझे लेदर लाके दे देगी कि मैम आप ये रखिए लेदर, आपको लेदर के शूज चाहिए, आप लेदर रखो और बना लो शूज खुद ही? क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा नहीं होता है ना। वो जो मुझे लेदर के शूज चाहिए वो मुझे शू के फॉर्म में ही अवेलेबल कहाँ पे मिलते हैं? एक किसी भी शॉप पर, राइट। मतलब कि वो क्या है? वो है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसका रॉ मटेरियल क्या हुआ? उसका रॉ मटेरियल हुआ जिससे वो बनाया गया था। जैसे कि लेदर था तो लेदर रॉ मटेरियल था, उस लेदर को कन्वर्ट किया गया, उसे प्रोसेस किया गया किसमें? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, दैट इज शूज में। ओके, सो आपका जो लेबर होता है वो आपको एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता है या मैन पावर या सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, आई होप कि आप लोगों को लेबर का मतलब समझ में आ गया होगा, और अब से आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि लेबर का मतलब हो गया कि जो फिजिकल वर्क कर रहा है। सिर्फ फिजिकल वर्क वाला नहीं आएगा, यहाँ पे मेंटल वर्क भी इंक्लूड हमें करना है। ओके, फिर चलते हैं हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, रेवेन्यू। बहुत ही कॉमन सा टर्म है, 11th में बहुत बार पढ़ा है, पता है हमें रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? एक इनकम जनरेट जहां से होती है, मतलब कितनी इनकम जनरेट हो रही है वो होता है हमारा
रेवेन्यू। अगर मेरी इनकम है 5,000 रुपीज तो मेरा रेवेन्यू हो गया 5,000, ठीक है। ये रेवेन्यू समझ लो, ये मतलब इसे आप बेसिकली पूरा रेवेन्यू मत समझना, लेकिन इस चीज को मुझे आप लोगों को समझाना है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। अब रेवेन्यू को लेके जाओ आप फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे रेवेन्यू क्या हो गया, वहां पे इनकम कैसे जनरेट होगी कि भाई आपने जो गुड्स सेल किए तो आपको इन रिटर्न अमाउंट मिला, वो हो गई आपकी इनकम, राइट। तो बस वही क्या हो गया, रेवेन्यू। रेवेन्यू वो इनकम है जो कि रिसीव की जाती है फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, अगर आपकी कोई भी एक प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो आपकी जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है वो हो गया मैन्युफैक्चर करना, और अदर बिजनेस एक्टिविटीज में कुछ भी आ जाएगा। आपने साइड बाय साइड सोचा कि हम डायरेक्टली सेल करेंगे कस्टमर्स को, तो आप उसमें सेल भी करने लगे, तो वो आपकी अदर एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। तो देखो आपका जो रेवेन्यू है वो एक काइंड ऑफ इनकम ही है। बस यहाँ पे ये याद रखो कि रेवेन्यू जो है वो बिजनेसेस अर्न करते हैं, तो रेवेन्यू मिलेगा किसी भी एक बिजनेस को, किसी भी एक फर्म को, किस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, या तो बिजनेस एक्टिविटी से या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटी से, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स की रेवेन्यू का कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर होगा। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत ही सिंपल सा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है प्रॉफिट, मुनाफा, है ना, हिंदी में मुनाफा होता है। सो प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट्स, किस अमाउंट को हम प्रॉफिट बोलते हैं, जब आपकी इनकम ज्यादा हो जाए, आपके एक्सपेंडिचर्स कम रहे, तो हम उसे प्रॉफिट बोलेंगे। मान लीजिए मेरे एक्सपेंडिचर्स थे 20 रुपीज के और मेरी इनकम थी 30 रुपीज की, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्यों, बिकॉज मैंने खर्च कम किया और कमाया ज्यादा, 10 रुपीज जो है वो मेरे पास में बच गए, तो वो मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर इसी चीज का उल्टा होता कि 30 होते मेरे एक्सपेंसेस और 20 होती मेरी इनकम, तो अब प्रॉफिट हुआ या लॉस, अब हुआ लॉस। क्यों, बिकॉज मैंने खर्च ज्यादा किया और कमाया कम, 10 रुपीज जो है वो मुझे अपनी जेब से देने पड़े, राइट। तो इट मीन्स कि मुझे 10 रुपीज का लॉस हुआ है। सो प्रॉफिट वही चीज है जो हमें पता है, और प्रॉफिट के साथ में एक लॉस भी आप ऐड कर लीजिए। प्रॉफिट हो जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम, ठीक है, या फिर एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, और जो लॉस है वो हो जाएगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, ठीक है। So an economic profit or loss is the difference between the revenue received from the sale of an output and the cost of input used, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब वही हो गया कॉस्ट ऑफ इनपुट यूज्ड। एक्सपेंडिचर एक बिजनेस के लिए क्या होंगे कि जितने भी डिफरेंट उन्होंने चीजें खरीदी है, रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं, लेबर्स को देना है, तो उन सबको जो हम एक अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारे लिए एक्सपेंस, ठीक है। और जब हमने गुड्स सेल किए, मतलब एक बिजनेस ने जब गुड्स सेल किए तो उससे उसको जनरेट हुई इनकम, वो हो गया उसका रेवेन्यू। तो अगर रेवेन्यू ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से तो आप प्रॉफिट में हो, और अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपके रेवेन्यू से तो आप लॉस में हो। ओके, आई होप प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट था। फिर आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये हो सकता है थोड़ा सा न्यू टर्म हो, वैसे तो नहीं होगा बिकॉज 11th पूरा निकल चुका है हमारा कॉमर्स पढ़ते हुए, 12th भी देखो पूरा कॉमर्स से ही वही है, तो वो इन्वेस्टमेंट तो जो है वो पता ही होगा आप लोगों को कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है ये समझते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। So money spent on capital goods or goods used in the production of capital goods or services, ठीक है। अगर मैंने कैपिटल गुड्स पर कोई भी मनी स्पेंड किया है तो वो हो जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हमें फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कैसे और चीजें प्रोड्यूस की जाए उसमें हमें हेल्प करने वाले गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल, मशीनरी हेल्प कर रही है आपको और ज्यादा क्या करने में, प्रोडक्शन करने में, राइट। आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने में, तो मशीनरी हो गई आपका कैपिटल गुड, ठीक। फिर आ गया हमारा बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग ही नहीं होगी तो आप कहाँ बना लोगे, आपका जो पूरा प्रोडक्शन है वो कहाँ होगा,
तो वो अगर मैं इंडस्ट्री के टर्म से बोलूं तो वो हो जाएगा हमारा कैपिटल गुड। ठीक है, मतलब कि कैपिटल गुड में ये चीज ध्यान रखो कि वो सारे गुड्स जो कि हमें हेल्प करते हैं फर्दर प्रोडक्शन में वो आएंगे हमारे कैपिटल गुड्स में। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो मनी होती है जो कि आपने स्पेंड किया है कैपिटल गुड्स के ऊपर। ठीक है, मैंने कोई एक नई मशीनरी खरीद ली तो वो मेरा हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में इंक्लूड परचेजेस सच एज मशीनरी, लैंड, प्रोडक्शन इनपुट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स दे दिए कि इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है वो इन सारी चीजों में हमें देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर आप इसे इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बोलते हो, दोनों ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग और अकेला जो एक इन्वेस्टमेंट है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझो और दोनों को कभी मिक्सअप मत करना। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है कि आप कोई भी जो आपका कैपिटल गुड है उससे परचेज कर रहे हो। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है आपने स्टॉक में कितना परचेज किया है। स्टॉक, डिबेंचर्स, ये सारे आप कितने परचेज कर रहे हो वो होता है आपके इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अलग अलग चीजें हैं। Which refers to the purchase of financial instruments such as stock, bonds and derivatives। ठीक है, ये होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हमने सीख ली। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, फर्म्स। फर्म्स क्या होती हैं, हमें पता है ना फर्म्स क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है, उन्हें हम फर्म्स बोलते हैं, राइट। तो बिल्कुल सही, फर्म्स जो है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, कोई भी फैक्ट्री जो कि प्रोडक्शन कर रही है वो हो गई हमारी फर्म। सो द प्रोडक्शन यूनिट्स आर कॉल्ड फर्म्स। जो प्रोडक्शन कर रही है वो हो गई हमारी एक फर्म। ठीक है, they produce goods and services with collective efforts of factors of production supplied by the household sector। जो हमारी फर्म्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, किसके एफर्ट से, किसके हेल्प से। तो यहां पर दो टर्म्स आए, क्या क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स, राइट। ये दो टर्म्स आए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से तो आप लोग फेमिलियर होंगे, हमने 11th क्लास में 2-3 बार पढ़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। क्या क्या होते हैं वो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। आई होप कि आप लोग इन सारे वर्ड से फेमिलियर हो। तो ये जो हमारे चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये कलेक्टिवली हेल्प करते हैं एक किसी भी फर्म को प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने में। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्शन है वो इन चारों की हेल्प से हो रहा है और किसे सप्लाई किया जा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को सप्लाई किया जा रहा है। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है हमें वो समझना है। वैसे इस पर्टिकुलर लाइन से हम समझ तो गए होंगे कि भाई सप्लाई कर रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर को, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो हमारे कंज्यूमर्स होंगे, राइट। तो देखो वही होने वाला है, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर्स जो आएंगे वो हमारे कंज्यूमर्स ही आएंगे। मतलब कि फर्म्स को आप मानो कि ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स और जो हमारी हाउस होल्ड सेक्टर है वो हो गए हमारे कंज्यूमर्स। ठीक है, अब इस हाउस होल्ड सेक्टर को एक बार अच्छे से हम सिस्टमैटिक वे में देख लेते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन होने वाली है। सो हाउस होल्ड सेक्टर is household is a sector or group of people who spends money on the purchase of goods and services produced by firms। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स आएगा वहां पे। अब देखो आप और मैं क्या हो गए, हम हो गए हाउस होल्ड सेक्टर्स, बिकॉज हम परचेज करते हैं वो गुड्स और सर्विसेज जो कि एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो हम क्या हुए, हम हुए हाउस होल्ड सेक्टर्स। हाउस होल्ड सेक्टर्स बेसिकली क्या हो गए, आपके कंज्यूमर्स हो गए। ठीक, ये हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। आई होप कि आप लोगों को ये सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर होंगे। बहुत ही इजी से टर्म
टर्म्स थे, इसमें से बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होंगे, कुछ एक दो ही हो सकता है ऐसे कुछ न्यू होगा जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा, राइट। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स का, राइट। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो देखिए बहुत ही छोटा है, यहाँ पर हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए अपने फर्स्ट चैप्टर के। अब बचा है हमारे पास में सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, तो हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने वाले हैं और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो की नोट्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।